नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार वरुण साहित्यिकी के इस श्रृंखला में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम लोग बातचीत करेंगे सुमित्रा नंदन पंत का रचना संसार पर। आज इस खास बातचीत में हमारे साथ 3 मूर्धन्य विद्वान मौजूद हैं। सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर डॉक्टर कलानाथ मिश्र जी का स्वागत करता हूं। पंत की तरह भाषा के सुकुमार कवि हैं प्रोफेसर कलानाथ मिश्र। साहित्य वार्ता के संपादक हैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के एन कॉलेज में। साथ ही हमारे साथ कॉलेज ऑफ कॉमर्स से प्रोफेसर श्रीकांत सिंह मौजूद हैं। सर, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आज की आलोचना में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसके साथ हमारे साथ आज के युवा आलोचक डॉक्टर नीलेश जी मौजूद हैं, जो कि बेगूसराय से आए हैं और SVSS कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। जब हम पंत जी पर बात करते हैं तो अनायास छायावादी सौंदर्यबोध की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट होता है। छायावाद के एक प्रतिनिधि कवि के तौर पर हमारे लिए पंत जी हैं और छायावादी सौंदर्यबोध के लगभग जितने भी प्रतिमान हैं, सभी प्रतिमान पंत जी की कविताओं में पढ़ने को मिलता है, गुनने को मिलता है। शब्द शिल्पी हैं। लगभग 5 दशकों का उनका साहित्यिक यात्रा है। छायावाद से लेकर प्रगतिवाद से लेकर अरविंद दर्शन तक उनके काव्य यात्रा के सोपान हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य अकादमी के साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। एक उपन्यास जो कि अप्रकाशित रहा, बाद में उसका प्रकाशन हुआ, हार, उन्होंने लिखा। 5 कहानियां लिखी उन्होंने। साथ ही एक आत्मकथा संस्मरण है, 60 वर्ष एक रेखांकन। बाकी विस्तृत बातचीत के लिए हमारे साथ जो प्रोफेसर कलानाथ मिश्र की तरफ चलते हैं। पंत जी के बारे में जब भी बात होती है तो छायावादी सौंदर्यबोध के साथ पंत जी की बातचीत होती है और छायावाद को सौंदर्यबोध है, उसकी जितनी प्रवृत्तियां हैं लगभग पंत जी वहाँ मौजूद होते हैं। और छायावाद के प्रतिनिधि कवि के तौर पर भी हम लोग पंत को पढ़ते हैं। आप छायावादी बोध के साथ पंत जी के को किस रूप में देखते हैं? उनकी कविताओं में वह बोध किस रूप में हमारे सामने मौजूद है? देखिए, होता ये है कि पंत जी एक संपूर्ण कवि हैं। किसी रचनाकार के पास किसी वाद को कोई ओढ़ लेना और स्वाभाविक रूप से उसके काव्य में, उसकी रचना में छायावाद के तत्व का आ जाना, दोनों में अंतर होता है। इसलिए जहाँ जहाँ आप छायावादी बिंबों को देखते हैं, तत्व को देखते हैं, वहाँ आप पंत को पाते हैं। जी, पंत को जो दार्शनिकता उनमें है, जो जिज्ञासा का भाव उनमें है, उनको लेकर के शुक्ल जी ने तो प्रवर्तक तक, यहाँ तक माना कि श्रेष्ठ कवि। हालांकि प्रसाद के साथ और निराला के साथ मिलकर उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन आप देखें कि प्रकृति के साथ जिस तरह का रूप विधान रचा है पंत ने, वह और जगह दुर्लभ है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रकृति के प्रति पंत का जो प्रेम है वह रागात्मक है, वह जन्मना है। नारी उनके जीवन में उसके बाद आई है जी। और नारी के सौंदर्य का वर्णन भी जो उन्होंने किया है वह प्रकृति के आगोश में, प्रकृति को लेकर के, प्रकृति के साथ किया है। की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया प्यार, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, था भी उनका प्रकृति। कई आलोचकों ने ये कहा है कि, बल्कि देवी प्रसाद शुक्ल जी थे, उन्होंने कहा कि साहब ये जो पंत जी हैं, पंत जी के बालों में भी एक काव्य है। घुंघराले लंबे कंधे तक बाल, ताम्रवर्णी उनका रूप, सुनहले फ्रेम के चश्मे, ये उनका व्यक्तित्व था। पतला होठ, होठों पर मुस्कान जो उनको देखता, संपूर्ण एक कवि के रूप में, मतलब वह जो दिखते थे उसमें भी कवि थे। भाषा की जब बात आएगी तो करूँगा, लेकिन एक जिज्ञासा की बात जो मैंने की, जिसको लेकर के अब मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन जो उन्होंने किया,
तो कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, छिपी निज छाया छवि में आप, सुनहला फैला केस कलाप, मधु मंथर मृदु मौन, कौन तुम रूपसी कौन। इस तरह से जब उन्होंने प्रकृति को उतारा है, नारी, बहुत लोग तो कहता है कि साहब कहीं न कहीं पंत का वह एक प्रेम था जो पूर्ण नहीं हो सका, और जिसके कारण ये कहते ही है, कहीं लिखा हुआ आपको उस रूप पे नहीं। पंत जी एक जगह अपनी कविताओं में उसकी चर्चा भी करते हैं, लिखते हैं कि माँ से बढ़कर रही धात्री तू बचपन में मेरे हित, मातृहीन बालक के सिर पर बरद हस्त घर गोपन। हाँ, वो जो है ना, बाद में जनक भी बने, ये भी कहते हैं। वो शुरुआती दौर में जब 6 दिन के थे तभी इनके माँ का देहावसान हो गया। निश्चित रूप से वह बालक, मातृविहीन बालक जिसकी चर्चा वह स्वयं करते हैं, जी। और अल्मोड़ा में प्रकृति के उस सौंदर्य के बीच वो देखते, बहुत देर तक बहुत कुछ सोचते रहना। तो उनको लगता था कि यही मातृरूप इसी में कहीं मेरी माँ भी है, इसी प्रकृति में। और बाद में प्रेयसी के रूप में उन्होंने अपनी युवावस्था में प्रेयसी के रूप में देखा, और उसका उन्होंने विवेचन किया है। स्त्री के रूप का जिस तरह से विवेचन पंत ने किया है, बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। और ये रागात्मक जो स्वरूप है, यह संपूर्ण सृष्टि के विभिन्न पहलुओं को छूता है। जी। उसके माध्यम से यह नहीं कि प्रकृति को उन्होंने देखा तो किसी स्थूल रूप में, उस सूक्ष्मता में संपूर्ण ब्रह्मांड, समाज के विभिन्न रूप, उसका दर्शन उन्होंने कराया है। तो ये पंत जी की एक विशेषता रही है कि उनके काव्य में हम छायावाद के संपूर्ण रूपों का विवेचन देखते हैं। शैली का प्रभाव, इन्होंने कहा कि भाई उन पर के, बल्कि निराला कहते हैं जी। कि शैली का बहुत बड़ा प्रभाव था। और खासकर इलाहाबाद में जब वो पढ़ रहे थे कॉलेज में, जी। तो वहाँ उन्होंने शैली को, कीट्स को, वर्ड्सवर्थ को बहुत बढ़िया पढ़ा, एडिसन को पढ़ा, और फिर कालिदास को भी पढ़ा। अमरकोश के वो ज्ञाता थे, पंडित रख के पढ़ाए थे। और उसके साथ साथ यह था इन लोगों को जानने का, रविन्द्रनाथ ठाकुर से प्रभावित हुए। जब वो इलाहाबाद में थे तो रविन्द्रनाथ गुरुदेव आए हुए थे, उनसे प्रभावित। एक बात और है कि प्राचीन भारतीय साहित्य को उन्होंने खूब पढ़ा, मध्ययुगीन साहित्य को भी खूब पढ़ा। वो उनकी रचनाओं में झलकता है। जी। वो जो अध्ययन है, शब्दों का जो प्रयोग वो करते हैं, बिंबों की रचना जिस रूप में करते हैं, वो उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। जो भी कविता आप उठा लें। पंत जी छायावादी सौंदर्यबोध के कवि हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ पंत की रचनाओं का जो विस्तार है वो बहुत व्यापक है। छायावाद में भी होते हैं, प्रगतिवाद में भी होते हैं, उसके बाद प्रयोगवाद और बाकी जो काव्य धाराएं चल रही है, पंत हर जगह मौजूद है और अपनी विशिष्टता के साथ मौजूद है। श्रीकांत जी, आप उस विशिष्टता को जो छायावादी सौंदर्यबोध से इतर पंत जी हैं, उसको किस रूप में देखते हैं? काव्य सोपान के प्रथम चरण में आप देखते हैं तो वे छायावादी हैं जी, प्राकृतिक सौंदर्य के कवि हैं, और एक सौंदर्य चेता कवि के रूप में हमारे सामने दृष्टिगोचर होते हैं। जी। और इसी से अनुप्राणित होकर उन्होंने रचनाएं भी की हैं जी। उनकी जो भी प्रारंभिक रचनाएं हैं वे सभी प्रकृति से संबंधित हैं, चाहे वीणा हो, पल्लव हो, गुंजन हो, उच्छ्वास हो, जी। ज्योत्सना हो, ये सारी की ग्रंथि हो, ये सारी की सारी रचनाएं जो हैं, यानी सुमित्रानंदन पंत के काव्य के प्रथम सोपान के रूप में उनकी प्रथम यात्रा जो हुई काव्य की या रचनाओं की, वो इसी रूप में हुई होती है। प्रकृति से संबंधित, जिसको छायावादी कलेवर दिया गया है, उसे संबंधित ये रचना करते हैं। लेकिन कालांतर में यही पंत जो छायावादी किस्म की रचना करते थे, जिनकी रचनाएं रहस्यावृत थीं, वही प्रगतिवादी भावना से प्रेरित हो जाते हैं। चूँकि जमकर उन्होंने मार्क्सवाद को पढ़ा था, गांधीवाद को पढ़ा था जी, और जो भी समाजवाद से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं उसका उन्होंने पठन किया था। तो जब यह यात्रा एक तरह से कुछ देर के लिए रुकती है तो उन्होंने युगांत की रचना की। एक तरह से छायावाद के युग का उन्होंने अंत कर दिया, या अंत की घोषणा कर दी युगांत लिख करके। और युगांत के बाद उन्होंने युगवाणी, उसके बाद ग्राम्या, उसके बाद उत्तरा, ये सारी रचनाएं जो हैं उनकी आती हैं सामने, ग्राम्या। और उसमें उन्होंने
इनके प्राकरण जो मार्क्सवाद है, जो प्रगतिवाद है, जो समाजवाद है, गांधीवाद या जो गांधीवाद है, और उसका जो लोक रूप है उसका वर्णन वे अपने साहित्य में करते हैं, उसका वर्णन वे साहित्य में करते हैं। आप तीसरी काव्य यात्रा में जाते हैं, जब उनका तीसरा सोपान शुरू होता है तो उसमें वे अरविंद दर्शन से प्रभावित होते नजर आते हैं। जी जी। बाजप्ता उन्होंने अरविंद दर्शन का अध्ययन किया जी। और न केवल अध्ययन किया बल्कि संसर्ग में जाकर के, संपर्क में रह करके काफी उन्होंने स्वानुभूत किया, और उसके बाद उन्होंने अरविंद दर्शन से उत्प्रेरित होकर उनका जो भी अध्यात्म था, उनका जो भी दर्शन था, उससे प्रभावित होकर के उन्होंने स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल और उत्तरा, ये रचनाएं की उन्होंने। जी जी। और उसमें काव्यमय तरीके से, हालांकि ये यात्रा माने ये होते हुए, अंतर होते हुए चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो छायावादी पुट जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है या रहस्य खत्म हो जाता है, वो भी साथ साथ चलता है। जी जी। लेकिन तेवर और मिजाज बदल जाता है। और उसके बाद आप अरविंद दर्शन के बाद देखेंगे तो उनकी रचनाओं का स्रोत जो है कई रूप में फूटता है। वो लोकायतन की रचना चेतना की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं, कला बूढ़ा चांद में। और हाँ, कला और बूढ़ा चांद, जिस पर उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। और फिर लोकायतन की चर्चा करते हैं जो उनका महाकाव्य है। फिर सत्यकाम की रचना करते हैं जो उनका महाकाव्य है। तो मतलब है प्रकृति, शुरू में प्रकृति बिल्कुल निष्कलुष रूप में, बिल्कुल स्वाभाविक रूप में उनके काव्य में रहती है। और जैसा कि सर ने चर्चा की, वो प्रकृति माँ के रूप में भी है, पत्नी के रूप में भी है, प्रेसी के रूप में, सहचरी के रूप में है, माँ, सहचरी, प्राण, अनेक विविध रूपों में प्रकृति जो है पंत के साथ भूमिका। एक बात और है कि जब भी पंत की चर्चा होती है और प्रकृति की चर्चा होती है या स्त्री की चर्चा होती है, तो उन्होंने कहा कि उस समय से पहले, पंत से पहले, छायावाद से पहले जो एक बात कही जाती है कि स्त्रियों को वासना के पंख और अपमान के प्रेंग से ऊपर उठाकर पंत जी ने देवी, माँ, सहचरनी के उच्च आसन पर प्रतिष्ठित कर दिया। प्रोफेसर कलानाथ मिश्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं वही कहा था कि वो जब आगे बढ़ते हैं पंत जी। और साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं, ग्राम्या, युगवाणी लिखते हैं, तो उनमें कभी यह नहीं रहा कि वो इसके कारण कहीं से भी उनकी छायावाद की जो लेखनी थी उसको वो कम करके नहीं आंकते हैं। अपने शुरुआती दौर की रचनाओं के प्रति भी उनका वही मोह अंत तक दिखता है। हाँ, ठीक कहा श्रीकांत जी ने, वो कथ्य जो है बदलता है, तथ्यों का जो संप्रेषण होना चाहिए काव्य में उस रूप में हुआ है। हालांकि इस बदलाव को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के विद्वानों ने उन पर बहुत मतलब एक तरह से आक्रमण भी किया, आलोचना भी की। लेकिन इन सब के बावजूद जब भी पंत की चर्चा होती है तो प्रेम के कवि, सुकुमार कवि, प्रेम के कवि और सौंदर्यबोध के कवि। हाँ, बिल्कुल। नीलेश जी, आप पंत जी के यहाँ पूरा जो उनकी शुरू से लेकर अंतिम तक जो 300-400 सोपान है, सब जगह उस सौंदर्यबोध के प्रति उनका एक अनन्य लगाव, झुकाव उनके साथ देखने को मिला। आप उसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि पूरे छायावाद को आप देखिएगा तो छायावाद के सभी कवियों के यहाँ सौंदर्य जो है और सौंदर्य के जो रूप हैं उनकी कविता के का केंद्र बिंदु रहा है। वो चाहे प्रसाद को लीजिए, चाहे पंत को लीजिए, चाहे महादेवी को लीजिए, निराला को ही लीजिए। भले निराला ने उसी सौंदर्यबोध, एक अलग सौंदर्यबोध का निरूपण किया कि देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर्वत तोड़ती पत्थर। जी। तो पंत का जो है, एक बात को आप देखिए कि पंत जिस अल्मोड़ा से हैं और जिस प्राकृतिक परिवेश से वो आए थे और जहाँ वो विकसित हो रहे थे इलाहाबाद में, छायावाद की जो चतुष्टयी है उसकी 3 बृहत्त्रयी इलाहाबाद में मौजूद है। हाँ। निराला, पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा, महादेवी। अब प्रसाद काशी में है, प्रसाद काशी में है और 3 वहाँ इलाहाबाद में मौजूद है। तो जो आप देखते हैं सौंदर्य का रूप, तो वो सौंदर्य का रूप आप प्रसाद और निराला के अतिरिक्त एक अलग सा सौंदर्य आपको, उसमें एक कोमलता आपको पंत के यहाँ दिखेगी। जी। वह कोमलता मुझे लगती है
कि वह जो पहाड़ का दुर्धर्ष जीवन होता है, जो कठिन जीवन होता है, और प्रकृति से एकदम अपनापन जो होता है, नज़दीक ही रहता है, वो कहीं ना कहीं जो है उनका जो जीवन जो है, इसीलिए वो जो छोड़ द्रुमों की मृदु छाया से वो जो कवि की शुरुआत होती है और वो जो ग्राम्या तक पहुंचता है जो कवि, तो वो जो विश्व फलक का जो विस्तार लेता है, उसी बीच में आप देखिए कि उनके जो सौंदर्य का रूप बन और बिगड़ रहा था। सर हैं, कलानाथ सर हैं, श्रीकांत सर हैं, जो पंत के पल्लव की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है, वही तो पूरे छायावाद का आधार है। छायावाद के वैचारिक आधार का जो प्रस्थान कहिए, वो पल्लव की भूमिका है, जिसके बाद उस भूमिका पर फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उनका जवाब दिया, पंत जी और पल्लव, और पंत जी और पल्लव करके। वो बहुत लंबा डिबेट है, बिल्कुल। लेकिन यह जो बहुत लंबी भूमिका है, लगभग 32 पेजों की भूमिका है। उसी पंत के यहाँ देखिए कि जब वो कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आँख से उपजा निकला होगा, तो वह क्या है? वह भी सौंदर्य का एक रूप ही है। वह वियोग किस चीज़ का है? जिसका जिक्र आपने किया अभी कि उनकी माँ जो है उनके बचपन में गुजर गया, कुछ दिनों बाद उनके पिताजी का उनके पिता का देहावसान हो गया। या फिर आप देखिए कि जो प्रेयसी जो अमूर्त में है, खैर ये तो छायावाद का ही की विशेषता है, और अंग्रेजी कविता की जो रोमांटिसिज्म की धारा है उसमें सामने नहीं है, वो आलम्बन लेकर ही चीज़ों को जो है वो बड़ी अच्छी बातें आपने कही। एक बातें जब नीलेश जी कर रहे थे, पल्लव की बात नीलेश जी कर रहे थे, और पल्लव की जब भी बात होती है तो लिरिकल बैलेट्स की बात होती है स्वाभाविक तौर पर, और पंत की पूरी काव्य यात्रा की जब बात होती है तो हम जितना भारतीय साहित्य, चाहे संस्कृत साहित्य की बात करें या मध्ययुगीन साहित्य की बात करें, उससे ज़्यादा कहीं या उतना ही लगभग पाश्चात्य साहित्य की चर्चा होती है। श्रीकांत जी, आप पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव पंत की काव्य यात्रा पर, पूरी रचना प्रक्रिया पर किस रूप में देखते हैं? पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव पंत पर प्रभूत मात्रा में पड़ा है जी। बल्कि जिस लिरिकल बैलेट्स की आपने चर्चा की जी, तो इधर पंत का जो पल्लव है और उसकी भूमिका जो है प्रवेश नाम से जी, उसी तरह से वर्ड्सवर्थ का जो लिरिकल बैलेट्स है उसको प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स कहते हैं। और पंत को हिंदी साहित्य का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। जी जी। कई विद्वानों ने कई जगह इस बात को की चर्चा की है, तवज्जो दिया है कि वे हिंदी साहित्य के वर्ड्सवर्थ, लेकिन अब न केवल वर्ड्सवर्थ बल्कि शेली, कीट्स, टेनिसन, सबका प्रभाव, ये सारे लोगों का, चूंकि वे सारे लोग भी स्वच्छंद कवि थे, स्वच्छंदतावादी धारा के कवि थे, रोमांटिसिज्म के कवि थे, सौंदर्य के कवि थे, कोमल कांत पदावली के कवि थे जी। सारे के सारे लोग शब्द शिल्पी, भाव शिल्पी थे। तो चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया था पंत की यह सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने भारतीय साहित्य का और भारतीय साहित्य के लगभग सारे रूपों का वाङ्मय का अध्ययन किया था। जी जी जी। उसी मात्रा में उन्होंने पाश्चात्य साहित्य का भी अध्ययन किया था। वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, टेनिसन सारे लोगों का अध्ययन किया था, और किसी ने उनके साहित्य में जो आप पर्सोनिफिकेशन देखिएगा, मानवीकरण, बिंबों का जो वर्णन आया है, या बिंब देखिएगा, या फिर विशेषण विपर्यय जो है, जी जी जी। ये आप ध्वनि साम्य या नाद सौंदर्य जो है, वो किसी न किसी रूप में ये पाश्चात्य साहित्य जो है वो प्रभावित करते नजर आता है पंत को। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि और मुझे लगता है कि आलोचकों ने ऐसा कहा कि पंत हिंदी साहित्य के वर्ड्सवर्थ है, लेकिन मुझे लगता है कि यदि पंत की पूरी भाषिक विन्यास की चर्चा हो, और प्रोफेसर कलानाथ जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, संस्कृत के उद्भट विद्वान हैं, तो मुझे लगता है कि हम उन्हें कालिदास क्यों न कहें, हिंदी साहित्य का कालिदास, क्योंकि पूरी कालिदास पर उन्होंने लिखा भी और कालिदास का खूब अध्ययन भी किया। तो उनके यहाँ जो तत्सम शब्दावलियां का प्रयोग, बहुतायत प्रयोग किया गया उनकी कविताओं में, तो आप उनकी काव्य भाषा को लेकर और कालिदास के संदर्भ को लेकर क्या? कालिदास के बारे में कहा ही जाता है। जी जी। उपमा की बात अभी इन्होंने की। जी।
उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम जी। दंडी पदनालित्य नैषधे माघे संत त्रयोगुणा। त्रयोगुणा। अब कहता है कि ये जो एक अर्थ गर्विता होनी चाहिए जी कविता में, और उपमा और अर्थ गौरव, यह जो सबसे बड़ी चीज़ कविता का गुण होता है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम नैषधे पद लालित्य। तो पद लालित्य आप देखते हैं पंत में किस रूप में आया है। और रोमांटिसिज्म में 100 वर्ष का करीब अंतराल है, भारत में जब छायावाद आया है और पाश्चात्य में जब आया है, इसीलिए सबका समेकित रूप है। देखिए, रचनाकार का अपना एक व्यक्तित्व होता है, वह रचनाकार का व्यक्तित्व जो उसने पढ़कर पचाया, जिससे आत्मसात किया, अपनाया, जिसने उसको प्रभावित किया, वो किसी न किसी रूप में रचनाकार की अपनी चीज़ बनकर निकलता है। तो इसीलिए उसका प्रभाव इन पर पड़ा था। और ये आप उनकी भाषाओं में देख सकते हैं, हर जगह जहाँ भी आप देखेंगे कि भाई प्रसाद पंत निराला के साथ मिलकर के उन्होंने बड़ा एक हिंदी के लिए एक नवीन भाषा का सृजन किया जी। और उस भाषा में जैसा आपने कहा तत्सम शब्दों का तो प्रयोग है ही, लेकिन वो संगीतात्मक तत्व जो है उसकी प्रधानता थी। वो मानते भी थे इस बात को कि काव्य में संगीत तत्व का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने, अब देखिए, हिंदी को एक कविता को एक सरल सशक्त शैली और इसीलिए सुकुमार कवि भी कहा गया। भाषाई सुकुमारता जो है उसको देखते हुए पंत को सुकुमार कवि कहा गया। लेकिन सुकुमार होने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो भाषा शालीन है, सुकुमार है, उसमें शक्ति नहीं हो। तो ये एक विशेषता पंत की रही है कि वह शक्ति कहीं नहीं छूटता, शक्ति का होता है। कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है केवल प्रकृति के सुकुमार रूप का उन्होंने वर्णन किया, बहुत रूपों का वर्णन जितने किया। दारुण रूप हो सकते हैं प्रकृति के, सुकुमार रूप के साथ सारे रूपों का वर्णन। एक छायावाद की बहुत छोटी और बहुत प्रभावशाली कविता है प्रथम रश्मि। तो जब आप उससे गुजरिएगा तो जिस सौंदर्य की बात आप होती है, तो आप कभी उस कविता को नजदीक से देखिएगा कि प्रथम रश्मि का रंगिनी आना रंगिनी तुमने कैसे पहचाना रंगिनी, अब कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी। तो ये जो कविता है, आप देखिए कि पंत जिस दौर में लिख रहे थे वो स्वाधीनता आंदोलन का समय है। और जब आप इस कविता को फिर से कई बार पढ़िएगा तो ये कविता उस आज़ादी के आंदोलन की अनुगूंज कहीं ना कहीं इस कविता के भीतर आपको सुनाई देगी। जो गांधी के नेतृत्व में पूरे स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, तो ये सीधे सीधे जो प्रगतिवादी कवि कहे बाद में, या महावीर द्विवेदी युग में जो कविता जो सरल भाव में थी, वो उस रूप में नहीं कहा के उसी स्वाधीन चेतना और स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई को जो है उसकी जो अनुगूंज है, उसको पंत ने कितने उस प्रकृति को रूप। और पंत की एक और चर्चा होती है कि पंत अपने अंतिम दौर में लगभग वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। क्या वो अरविंद दर्शन क्या था, और उस दर्शन से उनकी जो कविताओं का क्लेवर किस रूप में छायावाद या प्रयोगवाद से या प्रगतिवाद से बदल गई, आप उसको किस रूप में समझते हैं? देखिए, वो दरअसल है क्या कि अरविंद दर्शन एक सबलाइम सुपर नेचुरल पावर की बात करता है, है ना। एक अलौकिक सत्य होता है जिसे पाना कहता है, मनुष्य से मनुष्यतर, एक सामान्य मनुष्य जो है उससे इतर एक ऐसे मनुष्य की कल्पना है जिसमें सब कुछ निहित है। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर वह कल्पना की जरूरत क्या थी जब स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था, एक नई तरह की चेतना देश में थी, गांधी थे, यथार्थ में सब चीज हो रहा था। उस दौर में हमारे सामने प्रेमचंद भी लिख रहे थे, लेकिन पंत कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य क्यों मान रहे थे? प्रोफेसर कलानाथ मिश्र, कल्पना जो है एक सूक्ष्म तत्व है और यह यथार्थ के ऊपर तक जाता है, जहाँ तक यथार्थ नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक। वो ज़माना ऐसा था जब अपने ब्रिटिश साम्राज्य की बात की, वहाँ सब कुछ यथार्थ में आप देखेंगे लक्षणा रूप में लोगों ने प्रकट किया है। चाहे भारतुल्य ने भी किया, बाद में लोगों ने भी किया, कहीं कहीं प्रशंसा भी करनी पड़ी है लोगों को, ये स्थिति थी। तो वहाँ पर जो है सो कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। और जब काल्पनिक और संकेतात्मक रूप में लक्षणा में आप सब कुछ बता दे रहे हैं, तो बिल्कुल अविधा में आकर के कहने का क्या मतलब है? उसी चेतना की अनुगूंज आपको उनकी कविताओं में सुनाई देगी। स्थितियां भी ऐसी होती हैं, उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटती हैं जी कि उनको विवश होकर के एक तरह से अरविंद दर्शन की तरफ। और एक और बात, जब भी छायावाद की चर्चा होती है तो मैं नंबर सिंह के बात को उधार लेकर कह रहा हूँ कि नंबर सिंह उसे
सांस्कृतिक नवजागरण का काल बहुत बड़ी बात छायावाद कही है, की नाम बात बदली। करते हैं। बिल्कुल। क्या पंत जी के यहाँ, पंत जी की कविताओं में वो सांस्कृतिक नवजागरण की अनुगूंज सुनाई देती है क्या? और वो अनुगूंज सुनाई देती है तो किस रूप में सुनाई देती है प्रोफेसर श्रीकांत सिंह जी? जैसे पंत या और जो छायावादी कवि हैं, ये उस दौर की उपज हैं जब हम लोगों के यहाँ राष्ट्रीयता का आंदोलन प्रबल था जी। और एन केन प्राकिरण सारे के सारे छायावादी कवि जो थे जी। वो मतलब कुछ ऐसी बात करते थे जो राष्ट्रीयता से संबंधित होती थी और सांस्कृतिक गौरव से संबंधित होती थी। तो पंत की रचनाओं में वो गौरव कहाँ, कौन सी रचना ऐसी आपको लगती है कि वहाँ वो सांस्कृतिक गौरव एक उत्थान पर होता है? आप खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैलासा अंचल, या भारत माता ग्रामवासिनी, इस जी, तरह जी। की रचनाएं जो हैं, तो किसी न किसी रूप में, चाहे वो प्रकृति से संबंधित उनकी रचनाएं हों, चाहे फिर प्रगतिवाद से संबंधित रचनाएं हों, या अरविंद दर्शन से संबंधित रचनाएं हों, या आगे चल कर के लोकायतन और सत्यकाम, और फिर आप संक्रांति तक चले जाइए। उनकी अंतिम रचना संक्रांति है। जी। हार से वो रचना शुरू करते हैं, संक्रांति तक रचना जाती है। जी जी जी। तो पंत पे बातचीत करने के लिए बहुत समय की जरूरत है, और क्योंकि पंत पे बातचीत होना मतलब पूरे बहुत विशाल छायावादी व्यापक विषय है। सौंदर्यबोध की चर्चा और प्रगतिवादी चेतना की चर्चा से लेकर जो 50 वर्षों की हिंदी की जो काव्य यात्रा है, और केवल 50 वर्षों की हिंदी की काव्य यात्रा की बात मैं नहीं कहूँ, संस्कृत से लेकर जो हिंदी की काव्य यात्रा है, उस पूरी परंपरा की चर्चा करने के लिए बहुत समय की जरूरत है। आप सभी विद्वान हमारे बीच मौजूद हैं, सबका के प्रति मैं फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।